तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना भाई। और इससे ना आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मान के चलो कि आपका आएगा जरूर। और हर साल आता है, तो इस साल भी पक्का आएगा। ठीक है ना। तो अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा भाई। तो बढ़िया से पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो रूट में 5 है वो का है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। जो जो परीक्षा में आने वाला सवाल है मैं उसको बताता चलूंगा कि किसके आने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, साइड में हटा लेते हैं भाई। और यहाँ पर देखो, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है भाई। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको सिद्ध करना हो कि वो अपरिमेय संख्या है, तो आपको उसको ना मान के लगाना पड़ता है। आपको मानना क्या है, उसका उल्टा मानेंगे कि जो रूट में 5 है का है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान के इस सवाल को लगाया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे माना। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, तो रूट में 5 बराबर यहाँ तो हो जाएगा p बटे क्यू। और यहाँ ये जो p बटे क्यू है ना, यहाँ पर जो p और q है का है एक पूर्णांक है, का है एक पूर्णांक है, जिनका जो HCF होगा, HCF मतलब मस, वो कितना होगा मेरे भाई, 1 होगा। इस बात को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे। तो p बराबर हमारा क्या आएगा, तो p बराबर वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका इसमें गुणा, क्यों का रूट 5 में गुणा करोगे तो रूट में 5 और कितना आ जाएगा, क्यों। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, वर्ग करना पड़ेगा दोनों पक्षों का। ये ना रूट को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां से p का स्क्वायर बराबर रूट में 5 और यहाँ से q का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p का स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर तो खाली 5 होगा, और q का स्क्वायर मेरे भाई q स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब आगे देखो मेरे भाई, तो यहाँ तक हमने क्या किया, कर लिया। अब देखियो जो 5 है ना, ये 5 गुणे में इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में। तो कहीं ना कहीं ये जो p स्क्वायर है 5 से विभाजित होगा, मतलब कटेगा। तो आप कहोगे हाँ सर कटेगा भाई, क्योंकि अगर ये रूट में 5 है इधर आया तो इसको काटेगा ना p स्क्वायर को। तो आप क्या लिखोगे, आप यही लिखोगे कि जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, क्या है, 5 से विभाजित है। तो भाई जो p है ना वो 5 से विभाजित होगा, तो p भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए,
जैसे मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 3 का स्क्वायर है, वो 3 से कट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसे लिखो, जो 9 है वो 3 से कट रहा है। देखो, जो 9 है वो 3 से कट रहा है, तो इसका स्क्वायर भी 3 से कटेगा ना। जिससे 9 का स्क्वायर कितना होता है? 3। और यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो जो 3 का स्क्वायर है वो 3 से कटेगा, और 3 भी 3 से कटेगा। वैसे ही मैंने लिखा था कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से कटेगा, तो पी भी 5 से कटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो यही हमने लिखा था। ठीक है, अब इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। यहां से हमको पी स्क्वायर का मान पता चल गया। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद? फिर दोबारा मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे कि माना। अब यहाँ से दूसरा स्टेप हमारा चालू। फिर क्या करेंगे? मानेंगे। पी स्क्वायर का मान मिला है तो पी बराबर ही मानेंगे। माना पी बराबर कुछ भी मान लो, 5 लेकर, लेकिन आपको हमेशा मानना है 5 यम आर, कुछ मान लो। मैंने मान लिया पी बराबर 5 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एकदम सेम स्टेप ऐसा ही आपको फॉलो करना है। चाहे सवाल कुछ भी दे, रूट में 3 देगा तब सेम आपको इसी तरीके से लगाना है। रूट में 7 देगा तब सेम भी आपको इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, अगर एक सवाल ही आप हल कर ले तो आपका 2 सवाल और बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो यहां से p का स्क्वायर कितना होगा? बराबर 5 m का स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखो। यहां से हमारा क्या होगा? p का स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और m स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना था? तो देखो पी स्क्वायर का जो मान है वो था 5 क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना समीकरण 1 से। तो पी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे? लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 25 एम स्क्वायर। अभी जो 5 है वो 25 को 5 बार में काट देगा, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा का क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर, यह मिलेगा ना जी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ये जो 5 है वो गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में। इसका मतलब है कि जो क्यू स्क्वायर है वो क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो हम क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिख लिया। अब इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमने यही समझा कि जो हमारा क्यू है वो 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा। और जो हमारा पी है वो 5 से विभाजित होगा। मतलब पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित होंगी, तो उनका जो HCF होगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका HCF 1 आना चाहिए, लेकिन इसका HCF तो 1 आया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों संख्याएं P और Q ये दोनों 5 से कटेगा तो इसका HCF 5 ना आएगा, 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आया, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यह अपरिमेय संख्या हो गया ना सिद्ध। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे जो हमारी अवधारणा होती है वो क्या होती है? गलत साबित होती है। लिखोगे हमारी, लिखना अतः हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है ना। रूट में 5 एक
अपरिमेय संख्या है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा आंसर। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको √3 दे तो इसी प्रकार से सेम करना है, जहां रूट में 5 है खाली यह लिख देना है, और √7 दे तो इन दोनों को ना सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया है, जहां पर √5 लिखा था वहीं पर √7 लिख देना, बस आपका हो जाएगा। तो आपने एक क्वेश्चन अगर समझ लिया तो आपके 2 क्वेश्चन और लग जाएंगे इससे। ठीक है, अब अगला चलते हैं जो कि बड़ा आसान आसान है अब। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन दिए गए ना ये आसान है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब आसान है और उससे छोटे भी हैं। ठीक है, तो चलो दूसरा लगाते हैं। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या ही बताना है, तो इसको हल हटा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या बोला था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम मानेंगे भाई उसी तरीके से लगाएंगे, मानेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये जो 3 है उधर जाए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहां से हो गया 2 √5 बराबर p/q, अब माइनस का 3 हो जाएगा तो आपका हो गया, हाँ सर। अब देखो √2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q -3 बटा के क्या हो जाएगा, 2। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये जो रूट में 5 है ना, ये जो रूट में 5 है ये आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, और ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा कि जो परिमेय संख्या होती है ऐसे लिख दीजिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q -3 बटा के 2 ई का है, परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ऐसे परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय एक जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, इसीलिए तो आप लिखोगे क्या कि जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अतः 3 + 2 √5 एक का है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप आगे लिख सकते हो कि अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आंसर आएगा तो 1 नंबर में आएगा, तो 1 नंबर के आधार पर ही आपको करना भी पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन जितने नंबर का है। ठीक है, तो ऐसे कर देना। ठीक है, हो गया आपका। अगला देखते हैं,
अगला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, मतलब 1/√2, 7√5, 6+√2, ये सब हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलो ना भाई स्टार्ट करते हैं, हटाते हैं इसको, इसी जगह सिद्ध कर देते हैं ना यार। हाँ यहाँ पर तो हो जाएगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा में 3 क्वेश्चन है, मैं पहला लिख देता हूँ। 1/√2 इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दूसरा है 7√5 इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तीसरा है 6+√2 इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहला लेते हैं हम, पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने लिखा कि 3/2 ये क्या है, तो आप कहोगे सर परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको पलट दें मतलब 2/3 तो ये भी तो परिमेय संख्या होगा, तो आप कहोगे हाँ सर, मतलब पलटने पर भी ये परिमेय संख्या होगा। तो आप क्या लिखोगे पलटने पर, यहाँ पर पलटने पर, तो पलटोगे तो ये रूट में 2 ऊपर और नीचे 1 आएगा, तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, क्यों ऊपर हो जाएगा, p नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, रूट में जो 2 है वो अपरिमेय संख्या है, का है परिमेय संख्या है। तो कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो आप क्या लिख दोगे कि यहाँ पर लिखोगे रूट में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और p/q परिमेय संख्या है। ठीक है। तो कभी भी एक जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो ऐसे लिखकर काट देना। तो आप फिर क्या लिखना, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। फिर लिखोगे का, अतः हमारी अवधारणा जो हमने माना था गलत साबित होती है ना। यहाँ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। आंसर ठीक, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका। दूसरा है 7√5। तो फिर मानेंगे कि माना 7√5 एक का है परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 7√5 बराबर p/q ना। अब 7 गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर p/q और बटे में 7। अब आप क्या लिखोगे, लिखोगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q बटे के साथ एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तब जो हम जानते हैं कि जो एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसको काट दीजिएगा।
ये कभी भी मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो आप क्या लिखोगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है ना। 7√5 लिखना है यहाँ पर, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, बस आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। तो फिर क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 6 + √2 एक, ये सब आसान है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखोगे 6 + √2 बराबर p/q। 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर p/q और माइनस का 6। ठीक है, अभी रूट में जो 2 है, तो √2 परिमेय अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और p/q माइनस 6 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमको पता है कि एक परिमेय संख्या, एक जो परिमेय संख्या होती है वो कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है मेरे भाई, आंसर। ठीक, तो भाई ये जो क्वेश्चन था मैंने पूरा बता दिया है। तो ये प्रश्नावली हमारी क्या होती है भाई, द एंड। ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सब्सक्राइब यार प्लीज, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है।